गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसको मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स बोलते हैं। सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको क्यों पढ़ना है, ये भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये आज आपका दूसरा वीडियो जा रहा है। इसके बाद आगे और सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं हूँ आपकी मेंटर यशस्वी, जो कि आपके जूलॉजी और बॉटनी के लेक्चर्स लूँगी। एमएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगी प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग में हम लोग डिटेल में हर चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले प्रोटीन फोल्डिंग क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें इसके लिए एसेंशियल होती हैं, ये सब कुछ देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन फोल्डिंग क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होती है कि प्रोटीन के पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके वजह से अगर वो डीनेचर भी होती है तो एक टाइम के बाद वो क्या करेगी, खुद से खुद को फोल्ड कर सकती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इनके पास क्या ऐसा पावर है जिससे कि ये फिर से खुद को अपने आप फोल्ड कर लेती हैं। तो प्रोटीन फोल्डिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। तो प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। पॉलीपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। तो 3D कन्फर्मेशन में कैसे ये अपने आप को फोल्ड कर लेती हैं। एक प्रोटीन किससे बना है? पॉलीपेप्टाइड्स से बना है। ये फोल्ड कैसे होता है, और अगर सही तरीके से फोल्ड हो रहा है तो क्यों हो रहा है? गलत तरीके से भी तो हो सकता है। तो अगर गलत तरीके से कोई भी प्रोटीन फोल्ड होता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि एक्टिव रहने के लिए उसको अपने नेटिव फॉर्म में रहना होगा। तो एक करेक्ट 3D कन्फर्मेशन क्या इनेबल करता है? प्रोटीन टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन, यानी कि जो उसका फंक्शन है अगर वो परफॉर्म करेगा तो उसको उसके नेटिव स्ट्रक्चर में होना जरूरी है। और अगर इनकरेक्ट फोल्डिंग होती है तो ये इनएक्टिव प्रोटीन बना देता है। ये है प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये प्रोटीन का सही तरीके से फोल्ड होना, यानी कि करेक्ट फोल्डिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्वेंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स, द टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। अब मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स बहुत ही सुन के ये टर्म लगता है ना कि कितना खतरनाक सा टर्म है। बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि सॉल्वेंट है, साल्ट है, टेम्परेचर है, ये क्या है। तो इसको आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसी के लिए ये पूरी पीपीटी तैयार की गई है। तो आएंगे पहले उस पर। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं कि पहले किसने नोटिस किया कि प्रोटीन खुद से फोल्ड हो सकती हैं और उसके पावर को कैसे चेक किया गया। तो इसकी बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था रिफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन का, वो आरएनएज पे किया गया था, आरएनएज ए। ठीक है, इसके अलावा जो परफॉर्मेंस हुई थी, एक्सपेरिमेंट हुई थी, वो किसके ऊपर की गई थी? आप देख लो, मतलब किन्होंने की थी और किसके ऊपर की गई थी, इसकी बात करेंगे। तो ये क्रिश्चियन एनफीसन ने और उनके कलीग्स ने किया था ईयर 1960 में। ये आपको याद रखना, 1960 में ये एक्सपेरिमेंट की गई थी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हुई। किस पर्सपेक्टिव से? प्रोटीन फोल्डिंग को समझने के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए थे इस एक्सपेरिमेंट में, वो भी समझेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना तो लैब में जैसे डिस्कस करते हैं वैसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले आरएनएज लिया गया। आरएनएज ए ये एक एंजाइम है, क्योंकि एएसई जिसमें भी लगता है ज़्यादातर हम लोग को पता है कि वो एंजाइम होता है। तो ये एक एंजाइम है जो कि बोवाइन पैनक्रियाज से लिया गया है, यानी कि कैटल वगैरह होते हैं उनके पैनक्रियाज से ये एंजाइम निकाला गया है, लिया गया है। इसमें 12 अमीनो एसिड यहाँ पे दिया हुआ है। 12 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ हैं इसमें। 124 मैंने बोल दिया, ये 12 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ हैं। इसका जब स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें 4 डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। ठीक है, यानी कि जो सल्फाइड लिंकेज वो कितना है? 4 है। डाइसल्फाइड लिंकेज है ये। मॉलिक्यूलर मास जो इसका था वो क्या था? 13,700 डाल्टन। ये इसका बेसिक जो ये लिया गया था एंजाइम, इसका सारा ये इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा ये लिया गया, इसके अलावा एक
डीनेचुरेंट लिया गया, जिससे कि फोल्डिंग जो है प्रोटीन की उसको ख़राब करना है, मुझे डीनेचर करना है उसको, तो मुझे क्या चाहिए, यूरिया चाहिए, ये एक डीनेचुरेंट है। उसके बाद एक रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो रिडक्टेंट इसको बोल सकते हैं, वो लिया गया बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, ये लिया गया। और फिर एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता है, तो इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे हम लोग। पहले प्री रिक्विजिट्स हम लोग देख चुके हैं, अभी आपको पीछे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको एक नेटिव फॉर्म में राइबोन्यूक्लियेज दिख रहा है, जो कि ओरिजिनली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज को यहाँ से डिनोट किया गया है, ये जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है ये क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज है। जब रिड्यूसिंग एजेंट इसमें लगा रहे हैं हम लोग, यानी कि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ले रहे हैं और यूरिया जो कि डीनेचर करेगा प्रोटीन को, तो हम लोगों को एक ऐसा अनफोल्डेड राइबोन्यूक्लियेज स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को जब हम लोग यूज़ करेंगे, यानी कि जो हम लोग का प्री रिक्विजिट्स था उसी के थ्रू एक्सपेरिमेंट हो रहा है हमारा, तो जब इसको यूज़ किया गया तो ये क्या होगा, अनफोल्डेड फॉर्म में आ गया, डीनेचर हो गया ये राइबोन्यूक्लियेज। अब हम लोग को क्या देखना है कि ये कैसे फिर से अपने ओरिजिनल नेटिव फॉर्म में आता है, क्योंकि इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है अपने आप में ही, जिससे ये खुद से ही फिर फोल्डेड फॉर्म में आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने ये जो सप्लाई दिया है इसको यूरिया का, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का, इसको हम लोग को हटाना होगा। तो आप देखो कि यहाँ नेटिव स्टेट में ये जो था, ये नेटिव स्टेट में था, हम लोगों ने यूरिया और रिडक्टेंट अप्लाई किया इसके ऊपर, ये अनफोल्ड हो गया, ये दिख रहा है आपको। ये जो इसका सल्फाइड बॉन्ड था, डाइसल्फाइड बॉन्ड था, ये क्या है, टूट चुका है। अब आप देखो SH है, SH यहाँ पे येलो से मार्क किया हुआ है। और जैसे ही ये लिंक टूटा है, अब आप देखो कि रिमूव अगर हम कर दें यहाँ से यूरिया और मरकैप्टो इथेनॉल को, दोनों को अगर रिमूव कर दें तो ये क्या होगा, फिर से अपने नेटिव फॉर्म में आने लगेगा। तो इसके ऊपर ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग मॉडल्स दिए गए, उसको अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। एक मॉडल दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग कि एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है, जब भी ये अनफोल्डेड डीनेचर्ड जो है प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर हुआ, अगर हम लोग उसको फिर से फोल्डेड बनाना चाहते हैं, फोल्डिंग इसकी हो रही है, तो ये डायरेक्ट इस फॉर्म से इस फॉर्म में नहीं आएगा। इसके बीच में एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। तो एक बार उसको ड्रॉ करके भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको। तो जैसे कि ये अनफोल्डेड प्रोटीन है, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये एक अनफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है। इसको जब फोल्डेड फॉर्म में फिर ये जब आएगा, उससे पहले ये एक मोल्टेन स्टेज में आ जाता है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट स्टेज होता है, उसके बाद फिर एक फाइनल स्टेज फोल्डिंग होगी इसकी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोल्टेन स्टेज बोलते हैं, इंटरमीडिएट मोल्टेन फेज, ठीक है, या फिर मोल्टेन ग्लोब्यूल भी बोल सकते हैं इसको। तो ये एक फॉर्म होता है जिसमें कि अनफोल्डेड वाला इंटरमीडिएट स्टेज एक लेगा, जिसको मोल्टेन ग्लोब्यूल बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। जैसे कि ये बाहर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इनके बीच के इंटरैक्शंस क्या होते हैं, बहुत ही वीक होंगे, और तब ये फॉर्म होगा जिसमें अंदर का जो होगा वो लिक्विड का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा और बाहर से हल्का सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर दिखता है, और बाद में ये क्या होता है, चेंज होकर के फोल्डेड फॉर्म में आ जाएगा। जो फोल्डेड फॉर्म एक्चुअली इसका होता होगा उस फॉर्म में ये आ जाएगा, और डाइसल्फाइड लिंकेज फिर से इसका पहले जैसा हो जाएगा। तो ये एक फेनोमेना है इसका। आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को क्यों किया गया, इससे क्या साबित होता है। तो अब जब हम लोग एक्सपेरिमेंट देख रहे थे तो हम लोगों को कुछ चीज़ें क्लियरली पता चलती है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन फोल्डिंग की, यानी कि कैसे फोल्ड होगा उसके पास एक्चुअली में खुद में ही इन्फॉर्मेशन है, उसको कहीं और से जाके वो इन्फॉर्मेशन नहीं लाना होता है। तो एक बार डीनेचर होने के बाद उसको जब सही इन्वायरमेंट सराउंडिंग आसपास अपने मिलेगा तो वो क्या होगा, फिर से चेंज हो जाएगा, फिर से उसकी रिफोल्डिंग हो जाएगी। तो ये एक इसकी फाइंडिंग थी, इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है फोल्ड होने की, ये उसके खुद के ही पास है, उसको कहीं और से इन्फॉर्मेशन नहीं लाना हो रहा है।
जैसे कि हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स क्या हैं, हमारे अंदर जो हैं उसका इन्फॉर्मेशन पहले से बनने से पहले, जब हम बने हैं उससे पहले वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले गैदर होता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे फंक्शंस हो रहे होते हैं जो कि बहुत ही ऐसे अच्छे से हैं, जिनको कि पढ़ने के लिए हम लोगों को इतने सारे स्टडीज़ करने पड़ रहे हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट्स पहले हुआ है उनको भी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये फेनोमेनन्स को साबित करने के लिए, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसी भी फेनोमेना का होता है उसके लिए बहुत काम किया गया है। तो वही एक उनमें से एक काम है ये। तो इससे पता चल जाता है कि अमीनो एसिड जो है इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो अमीनो एसिड है वो तो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, इनके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग इनटू इट्स नेटिव 3D स्ट्रक्चर। अब हम लोग ये भी तो मान सकते हैं कि नेटिव जो फॉर्मेशन हो रहा है नेटिव स्ट्रक्चर में आ रहा है। आप सोचो कि ये कितना अलग टाइप का कुछ काम है, कि हो सकता है कि 3D कन्फर्मेशन किसी भी तरीके का वो ले सकता है, लेकिन वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही आ रहा है, नेटिव स्ट्रक्चर में ही आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन कितना सही तरीके से पास ऑन होता है मॉलिक्यूल्स में। उसके अलावा यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, वीक इंटरैक्शंस बहुत जरूरी हैं इनपुट जो हम लोग को मिल रहा है, राइट पोजिशनिंग ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्योंकि अगर इंटरैक्शंस बहुत स्ट्रांग होंगे ना तो ये जो स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियस तब बन जाएगा। यानी कि अभी जो हम लोग के पास नेटिव स्टेट में बन रहा है, अगर यही इंटरैक्शन अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो क्या बनेगा, स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियस बनेगा, जिसमें कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा ना वो गलत जगह पे ऐड हो जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ नेटिव कन्फर्मेशन यहाँ पे होगा, यानी कि सही जगह डाइसल्फाइड लिंकेज लगेगा, उसके बाद ही क्या होगा, सही कन्फर्मेशन बनेगा। तो ये इसमें इंफॉर्मेशन इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया, बताया गया। अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स की, क्योंकि इसमें बात की गई कि सबस्ट्रेट होगा, उसके अलावा क्या होगा, टेम्परेचर, साल्ट, और चैपरॉन्स का इम्पोर्टेंस क्या है प्रोटीन फोल्डिंग में। अब इसको पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, नेटिव फॉर्म में तो आ जाता है। तो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स का क्या काम है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स जो हैं ये किस में पाया गया था, ई कोलाई में इसको डिस्कवर किया गया था। लेकिन ये प्रेजेंट किस में है, ये ई कोलाई में पहले पाया गया था, लेकिन ये प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, ये भी प्रोटीन्स हैं। ये भी एक ऐसे प्रोटीन है जो कि प्रोटीन्स को हेल्प करते हैं रीफोल्डिंग में। तो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स क्या है, प्रोटीन्स है विच हेल्प्स इन असेंबली ऑफ प्रोटीन्स विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रक्चर। यानी अपने आप को कंज्यूम किए बिना या अपने आप को पार्ट बनाए बिना ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ये असिस्टेंट है किसके, प्रोटीन्स के, जो कि जिनको फोल्ड होना है, नेटिव फॉर्म में आना है, उनके क्या है, ये असिस्टेंट हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। यानी कि ये बैकबोन, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कैसे ये चीज़ करते हैं, बाय इंटरैक्टिंग विथ अदर प्रोटीन्स। ये अदर प्रोटीन्स से इंटरैक्ट करते हैं और ये क्या चीज़ में हेल्प करते हैं, प्रोटियोम मेंटेनेंस। अब ये प्रोटियोम क्या होता है, प्रोटियोम क्या है, सेट ऑफ प्रोटीन्स हैं जिनको मेंटेन करना होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन एग्जिस्ट कर रही हैं, और उनका मेंटेनेंस भी जरूरी है। तो ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन प्रोटियोम मेंटेनेंस। इसके अलावा प्रोटियोम मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी कि कुछ इसके इम्पॉर्टेंट जो प्रोटियोम मेंटेनेंस के अंदर कुछ सब पार्ट्स भी आते हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये और किस चीज़ में हेल्प करता है, मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स असेंबली, यानी कि जो भी मैक्रोमोलिकुल्स इसमें बनेंगे उनको असेंबल करने में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा, डिग्रेडेशन में भी हेल्प करेगा, एग्रीगेट डिसोसिएशन, जो एग्रीगेट्स बनते हैं उनके डिसोसिएशन में भी ये हेल्प करेगा, रिफोल्डिंग ऑफ स्ट्रेस डीनेचर्ड प्रोटीन्स। तो ये प्रोटियोम मेंटेनेंस के अंदर ही ये सारे सब पार्ट्स आते हैं और ये अलग अलग तरीके से होता है। और अगर हम लोग एक एक को पढ़ने जाएँ ना तो ये काफ़ी डिटेल में ये सब कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब चैपरॉन्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, यानी कि वो किस तरीके से काम करते हैं उसके बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ये देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्लास इसमें आता है वो क्या है, फोल्डेजेस। अगर मैं क्लियरली इसको मार्क करूं तो आप दिख रहा है कि 3 पार्ट्स में ये क्या है, डिवाइडेड है।
पहला है फोल्डेजेस, दूसरा है होल्डेजेस एंड थर्ड है डिसएग्रीगेजेस। ठीक है, वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको नेम ही दिख रहा है, क्या है, फोल्डेजेस। फोल्डेजेस मीन्स क्या हुआ कि फोल्ड करने वाला कुछ ये एंजाइम होगा, तो ये क्या करता है, रिफोल्ड अनफोल्डेड प्रोटीन्स वेरी एक्टिवली, बहुत ही एक्टिवली ये क्या करेगा, रिफोल्ड करेगा। एग्जाम्पल इसके जो हैं इम्पॉर्टेंट जो है HSP70, HSP60, इसको क्या बोलते हैं, हीट शॉक प्रोटीन, HSP70-60। और ये 70-60 क्या नंबर है, ये जो इनका मॉलिकुलर मास जैसे जैसे डिस्कवर किया गया तो उस हिसाब से इसको नेमिंग कर दी गई है। HSP70 क्या है, इसका मॉलिकुलर 70 जो है मॉलिकुलर मास है। नेक्स्ट है होल्डेजेस। होल्डेजेस में क्या होगा, ये बाइंड करेगा फोल्डेड इंटरमीडिएट जो बन रहा है, फोल्डेड क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगा जो कि फास्ट बनेगा, उस इंटरमीडिएट स्टेज को के साथ ये बाइंड करेगा और एग्रीगेशन को रोकेगा, एग्रीगेट नहीं होने देगा, क्योंकि हम लोग को स्क्रैम्बल्ड फॉर्म नहीं चाहिए, हम लोग को नेटिव फॉर्म चाहिए। इसमें आ जाएंगे आपके एग्जाम्पल्स स्मॉल हीट शॉक प्रोटीन्स, इसमें कोचैपरॉन्स भी आएंगे और HSP40। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब लास्ट जो है इसका क्लास वो क्या है, डिसएग्रीगेजेस। ये है एग्रीगेट्स पे, प्रोटीन एग्रीगेट्स जो बनते हैं उसके ऊपर एक्ट करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, जो टॉक्सिक उसमें मटेरियल्स होंगे, टॉक्सिक पार्ट्स होंगे, एग्रीगेट्स होंगे, उसको डाइजेस्ट करेगा और क्या बना देगा, स्मॉल पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बनाएगा जो कि बाद में ज्वाइन करके फिर से रिफोल्ड होंगे। इसका एग्जाम्पल है HSP100। तो ये था इसका क्लास और इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब दो फैमिलीज़ में हम लोग बांट सकते हैं चैपरॉन्स को, टू मेजर फैमिलीज हैं, HSP70 फैमिलीज और HSP60 फैमिलीज। तो चलिए पहले 70 फैमिली को पढ़ते हैं, HSP70। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस फैमिली के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आप देख रहे हैं ये है HSP70, नेक्स्ट है HSC70, HSP40 एंड GRPE। ये सारे चार पार्ट्स, जो चार नेम्स हैं, ये इस फैमिली के मेंबर्स हैं। ये सबसे ज़्यादा कंजर्व्ड प्रोटीन आता है, इवोल्यूशन जो हुआ है। इवोल्यूशनरी मीन्स क्या होता है कि टाइम जो पहले था उस टाइम से लेके अभी तक इसमें बहुत ही लिमिटेड चेंज आए, जिस चीज़ में उसको क्या बोलेंगे, कंजर्व्ड, यानी कि कुछ चेंज उसमें नहीं आया है, जैसा था वैसा है। तो ये इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड प्रोटीन है। सबसे ज़्यादा एबंडेंट यही पाया जाता है बॉडी में, HSP70, क्योंकि प्रोकार्योट्स में भी ये प्रेजेंट है और यूकार्योट्स में भी प्रेजेंट है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी जब हम लोग देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं डायरेक्टली कि प्रोकार्योट्स यूकार्योट्स में कम्प्लीटली ये प्रेजेंट है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है HSP70 का, उसके टू डोमेन्स हैं। हम लोग को पता है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में एन टर्मिनस सी टर्मिनस तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो एन टर्मिनल है वो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, यानी कि इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड करेंगे, और जो सी टर्मिनल है ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। ये जो डोमेन्स हैं ये किससे कनेक्टेड हैं, बाय हाइड्रोफोबिक लिंकर रीजन। ये भी हाईली कंजर्व्ड रीजन है, ये इसके बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। तो ये जो लिंकिंग होगी ये इसमें क्या है, हाइड्रोफोबिक लिंकर है, यानी कि पोलर जो स्ट्रक्चर्स हैं, या जो टेल होता है, हेड रीजन होता है, हम लोग जानते हैं पोलर नॉन पोलर चीज़ें होती हैं हर एक मॉलिक्यूल में। तो उसमें क्या होती है कि जब इंटरैक्शंस बढ़ेगा तो वो अपने आप अरेंज हो जाती हैं उसी सीक्वेंस में। तो इसमें हाइड्रोफोबिक लिंकर रीजन है जो कि हाईली कंजर्व्ड रीजन है। इसके अलावा क्या, सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन, जो सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है सी टर्मिनल से बाइंड हो रहा है, ये ध्यान रखना है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन इज एन एंटी पैरेलल सी टर्मिनल रीजन। जो एंटी पैरेलल रीजन सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन जो है, यानी कि सी टर्मिनल जो है, सी टर्मिनल पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, वो क्या है, एंटी पैरेलल सी टर्मिनल रीजन है। अब इसके एप्लीकेशंस को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार जो यहाँ पे पढ़े हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे आपको HSP70 प्रोटीन यहाँ ऊपर में दिख रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये हायर करता है HSP40 को, ताकि ये अपने फंक्शन को कर सके। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी टर्मिनस है,
सी टर्मिनस क्या है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन है। यहाँ पे हॉप आकर के ज्वाइन करेगा और यहाँ पे देखो आप एटीपीज डोमेन है ये, जहाँ पे HIP आके बाइंड करेगा और ये रिक्रूट करेगा किसको, HSP90 को, ठीक है। और ये फोल्डेड फॉर्म प्रोटीन का बन रहा है। तो ये क्या है, एक मशीनरी बना रहा है, फोल्डिंग मशीनरी बना रहा है और फिर ये फोल्ड कर पा रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये अनफोल्डेड है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, फोल्डेड मिल रहा है। किसके हेल्प से, HSP40 को हायर किया है HSP17 ने एक तरीके से। दूसरी जगह अगर आप देखो तो यही अनफोल्डेड प्रोटीन है, यहाँ पे HSP40 है यहाँ भी और HSP70 है। जब सी टर्मिनस पे हॉप के जगह चिप आके लगेगा और एटीपेज डोमेन पे बैग 1 आके लगेगा, तो आप देखो कि यहाँ पे डिग्रेडेड प्रोटीन हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोटियोजोम को रिक्रूट करेगा और यहाँ से क्या होगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी प्रोटीन की। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 प्रोसेस दिख रहा है, जहाँ पे सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है। सबस्ट्रेट अगर अलग है तो फिर फंक्शन भी अलग है। अनफोल्डेड प्रोटीन तो दोनों के पास है, HSP40 भी दोनों के पास है, HSP70 भी दोनों के पास है, लेकिन जो चीज़ें बाइंड कर रही हैं सी टर्मिनस पे, एन टर्मिनस पे, अगर वो डिफरेंट है तो फंक्शन भी डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है प्रोटीन की और यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जो हम लोग प्रोटियोम का मेंटेनेंस कर रहे हैं। जो प्रोटीन, जो सेट ऑफ प्रोटीन्स हैं उसके मेंटेनेंस में ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो अब एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका। अब इसका जो फंक्शन बताया गया है, एप्लीकेशन बताया गया है इस फैमिली का, वो क्या है, सेलुलर हाउस कीपिंग फंक्शंस, यानी कि हमारे सेल्स में बेसिक चीज़ों का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक जो हाउस कीपिंग क्या होती है, एक होटल रूम में आप जाओ तो हाउस कीपिंग फंक्शंस क्या होती है, क्लीनलीनेस, ठीक है, जो भी वहाँ पे मेंटेन करना, जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो लाना, वो पहुँचाना, तो ये सब क्या हो जाता है, एक हाउस कीपिंग फंक्शन हो जाता है। उसी तरह हमारे बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए, जो बेसिक, जो हमारे बॉडी में सब कुछ प्रोटीन है, तो जो भी प्रोटीन्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए क्या होता है, सेलुलर हाउसकीपिंग फंक्शंस होते हैं। ये पार्टिसिपेट करता है स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन था। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग का HSP60 फैमिली। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेप्रोनिन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये कैरेक्टराइज कैसे होता है। इसको हम लोग, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बताएं तो ये कैरेक्टराइज होता है लार्ज डबल बॉन्ड रिंग से। एक स्ट्रक्चर बनेगा, कैविटी के फॉर्म में बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, लार्ज डबल रिंग स्ट्रक्चर विथ अ सेंट्रल कैविटी। इसमें जो कैविटी है इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंस होता है, ये जो स्ट्रक्चर इसमें डेवलप होता है। इस कैविटी में प्रोटीन्स आर फोल्डेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एग्रीगेशन, ठीक है। यहाँ पे ही फोल्डिंग होगी और एग्रीगेशन से इसको रोका जाएगा। कैविटी के अंदर ये बाइंड नहीं कर सकते, नेटिव स्टेट से इनका फंक्शन नहीं होता है। चेप्रोनिन्स कैन नॉट बाइंड प्रोटीन्स इन देयर नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट में कभी ये बाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि नेटिव स्टेट से बाइंड कर रहा है, लेकिन नहीं, HSP60 फैमिली जो है वो कभी भी ऐसे बाइंड नेटिव स्टेट में तो बाइंड नहीं करेगा। ये किस में बाइंड करेगा, जब इनकरेक्ट फोल्डिंग हो जाएगी, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से लिया गया और फिर बॉन्ड कहीं और बन जा रहा है, डाइसल्फाइड लिंकेज जो है गलत जगह पे बन जा रहा है, तो वैसे केस में क्या होती है, इनकरेक्ट फोल्डिंग होती है, उस टाइम पे ये आकर के ज्वाइन करेगा। या फिर हाफ फोल्ड हुई है, पार्टली फोल्ड हुई है, कम्प्लीटली फोल्ड नहीं हुई है प्रोटीन, लेकिन हमको पता है कि कम्प्लीटली फोल्ड होगी तभी वो अपना फंक्शन कर पाएगी, तो उस जगह पे कौन असिस्ट आके करेगा, HSP60 फैमिली का चेप्रोन्स आके हेल्प करेगा। एंड अनफोल्डेड मॉलिक्यूल्स जब कम्प्लीटली अनफोल्डेड है तब आके ज्वाइन करेगा। नेटिव फॉर्म में क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों ज्वाइन करेगा। एंड प्रोवाइड अ सुइटेबल इन्वायरमेंट फॉर रिफोल्डिंग एंड प्रिवेंट एग्रीगेशन। इसमें भी वही है कि रिफोल्डिंग कराएगा और एग्रीगेशन फिर नहीं होने देगा। तो ये इसका मेन फंक्शन था। अब लास्ट जो एक टॉपिक है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है वो है ये कि चेप्रोनिन्स जो है, जो ये HSP60 फैमिली जो हम लोग पढ़ते हैं उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है।
बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फाइलोजेनेटिकली कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनकी क्या ज़रूरत पड़ती है, उस बेसिस पे इनको बांटा गया है। तो हमको पता है कि रिंग बन रहा है, कैविटी बन रही है, दोनों में ही बन रही है। लेकिन इनको कैसे बांटा गया है? ग्रुप 1 चैप्रोनोनिन्स में क्या होता है, 7 मेंबर्ड रिंग होता है। इसमें 7 मेंबर्ड रिंग आ जाएगा और इसमें क्या आएगा, 6 मेंबर्ड रिंग आएगा ग्रुप 2 में, ठीक है। सॉरी 8 मेंबर्ड रिंग आएगा, ये 7 है, ये 8 मेंबर्ड रिंग है। इसमें इट इंक्लूड्स HSP60, इसमें जो दिया हुआ है HSP हीट्स ऑफ प्रोटीन 16 माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। इट इंक्लूड्स HSP16 माइटोकॉन्ड्रिया, CPN16 क्लोरोप्लास्ट एंड GROEL इन यू बैक्टीरिया। तो 3 जगह पे इसका प्रेजेंस दिखाया गया। इसके अलावा ये डिपेंड करते हैं को चैपरॉन्स पे, कुछ को चैपरॉन्स आएंगे तभी ये सही से वर्क कर पाएंगे। यानी कि पहले प्रोटीन फोल्डिंग में हम लोग को चैपरॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ चैप्रोनिन्स हैं, और चैप्रोनिन्स को भी किसकी ज़रूरत पड़ रही है, को चैपरॉन्स की। इसका एग्जाम्पल है GROES इन बैक्टीरिया, HSP10 इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड CPN10, CPN20 इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे को चैपरॉन्स के, और ये साथ में मिलकर के वर्क करता है ग्रुप 1 चैप्रोनिन्स के साथ। ग्रुप 2 चैप्रोनिन्स में आ जाता है, ये किस में पाया जाएगा, आर्किया में एंड यूकारियोटिक साइटोसॉल में पाया जाएगा। 8 मेंबर्ड रिंग है, ये हमें पता है। इनको कोई भी को चैपरॉन्स की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से वर्क करेंगे। इसका एग्जाम्पल है SPG7। तो ये था इसका। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इस जो टॉपिक में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं बता चुकी हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट आपके लिए कौन सा टॉपिक हार्ड है, आप किसको पढ़ना चाहते हो, मैं उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से CUET कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डेमो वीडियोज़ देख सकते हैं, और हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जूलॉजी बॉटनी मास्टर्स की अगर आपको तैयारी करनी है, आपको एडमिशन कहीं अच्छे जगह पे लेना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और कुछ भी सीखना हो, समझना हो, तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। कोर्सेज को जानने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA ज्योग्राफी, MA हिस्ट्री, LLB, MBA, BEd, MA संस्कृत, MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA AISC, सब की तैयारी हम आपको करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं। और आप हमसे जुड़िए और इस प्लेटफॉर्म से जितना हो सके सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।